हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बहुत सुंदर चैप्टर पढ़ने वाले हैं। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण 10th क्लास का यह फर्स्ट चैप्टर है और बहुत ही सुंदर चैप्टर है। इसमें से कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं और हम समझते हैं कि अगर आप सही तरीके से इसका तैयारी करें तो आपका एग्जाम बहुत ही बेटर होगा। तो चलते हैं बहुत बेटर एग्जाम के लिए बेटर तैयारी कैसे करें, आगे चलते हैं। आज का चैप्टर है, उस चैप्टर को हमने दो पार्ट में बांटा है, फर्स्ट और सेकेंड। आज फर्स्ट चैप्टर में रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक समीकरण क्या है, अभिकारक क्या है, प्रतिफल क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलन कैसे करेंगे, ये सब चीज़ें के बारे में देखेंगे। और सेकेंड चैप्टर में रासायनिक अभिक्रिया कितने तरह के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया। हम लोग अपने दैनिक जीवन में बहुत सी चीज़ों को देखते रहते हैं, उसमें कुछ परिवर्तन को देखते रहते हैं, चेंजिंग को देखते रहते हैं। हर तरह का चेंजिंग जो हमारे जीवन में आता है, हम लोग भोजन करते हैं, क्या भोजन हमारे शरीर में जाता है तो क्या उसी तरह रहता है जिस तरह हम लोग भोजन करते हैं? नहीं, उसमें कुछ चेंजिंग होता है, परिवर्तन होता है। हम लोग जो खाना बनाते हैं, घर में जो खाना बनता है, उसमें आप लोग देखेंगे जो सब्जी के रूप में हम लोग आलू का प्रयोग करते हैं, बैगन का प्रयोग करते हैं, क्या उसका कलर खाना सब्जी बनने के भी ऐसा रहता है? नहीं, कुछ चेंज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? आज का चैप्टर इसी विशेष पर रहेगा। चलते हैं, देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या है। सबसे पहले हम लोग परिवर्तन की बात कर रहे हैं। हर जगह परिवर्तन हो रहा है, हमारे जीवन में परिवर्तन हो रहा है, हर क्षण परिवर्तन हो रहा है। ये परिवर्तन क्यों होता है? वास्तव में देखा जाए तो परिवर्तन दो तरह के होते हैं। जो सामने से दिखाई पड़े वह भौतिक परिवर्तन होता है, और जो सामने से दिखाई नहीं पड़े, उसमें कुछ जांचने के बाद पता लगे, वह रासायनिक परिवर्तन होता है। तो परिवर्तन दो तरह का होता है। परिवर्तन को हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। पहला हो गया भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन और दूसरा रासायनिक परिवर्तन। पहला भौतिक परिवर्तन और दूसरा रासायनिक परिवर्तन। ये दोनों परिवर्तन क्या होती है? भौतिक परिवर्तन अभी हम देखें, इस चौक को ले लें। इस चौक में हम कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं। क्या परिवर्तन करना चाहते हैं? अभी सिंगल है, इसको हम डबल कर देते हैं। डबल कर दिए, कुछ परिवर्तन हुआ। किस में परिवर्तन हुआ? चौक में। पहले सिंगल था, अब डबल हो गया। तो यह लेकिन इसमें जो यह बना हुआ है, इसमें परिवर्तन नहीं हुआ। ये किस चीज का बना हुआ है? ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है। एक कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है। अगर इसमें दो टुकड़े में बांट दिए तभी वह कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है। इसका मतलब उसमें सिर्फ बाहरी परिवर्तन हुआ, इसके आंतरिक परिवर्तन नहीं हुआ। तो जब बाहरी परिवर्तन हो, अभी देखते हैं, हम जल को लेते हैं। जल को लेते हैं, इसमें भी परिवर्तन होते रहता है। हम आइसक्रीम खाते हैं, बस सॉलिड रूप में होता है, ठोस रूप में होता है। कुछ समय के बाद वह पिघल जाता है। अगर उसको रोके हुए रखते हैं तो पिघल जाता है। पिघलने के बाद क्या बनता है? वह द्रव के रूप में बदल जाता है। तो परिवर्तन यहां भी हुआ। ठोस किस में बदला? द्रव में। और फिर अगर उस पानी को गर्म कर दें तो किस में बदलता है? गैस में बदलता है, वाष्प में बदल जाता है। तो यह भी परिवर्तन हुआ। लेकिन क्या पानी के गुण में परिवर्तन हुआ?
उसको नेचर में परिवर्तन हुआ नहीं ना। तो वह जब उसकी नेचर में गुण में परिवर्तन न हो, सिर्फ अवस्था में परिवर्तन हो जाए, सिर्फ रंग में चेंजिंग हो जाए, तो वह भौतिक परिवर्तन होता है। रंग में जिसे अगर इसको हम कलर कर दे, ऊपर से रंग में इसको डाल दे, तो क्या यह जिस चीज का बना हुआ है CaCO3, क्या उसमें कुछ चेंजिंग आएगी नहीं ना। तो यह भौतिक परिवर्तन हुआ। तो भौतिक परिवर्तन का अर्थ होता है जिसमें पदार्थ के गुण में कोई परिवर्तन ना हो, वह भौतिक परिवर्तन होता है। और जब उसमें गुण में परिवर्तन हो जाता है तो वह रासायनिक परिवर्तन है। जब उसके गुण में परिवर्तन हो जाता है तो वह रासायनिक परिवर्तन है। अभी देखते हैं एक रासायनिक परिवर्तन का। अगर हाइड्रोजन है, एक बर्तन, एक जो है इस तरह, इसमें अगर हाइड्रोजन को हम भरते हैं और ऑक्सीजन को भरते हैं और भरने के बाद उसको पैक कर देते हैं, कुछ समय बाद लौट कर आकर देखते हैं तो क्या बना, ये जल बना। ये क्या बना, ये जल बना। अब हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन क्या है, यह तो गैस है। ऑक्सीजन क्या है, ये भी गैस है। अब जो हमें मिला, जो जल मिला, ये जल क्या है, ये जल क्या मिला हमें, ये जल द्रव्य मिला। इसका मतलब जो हाइड्रोजन का गुण जो होता है, ऑक्सीजन का गुण जो होता है और जल का गुण जो होता है, ये सब एक दूसरे से अलग होता है। तो इसमें गुण में परिवर्तन हो गया। ये दोनों मिलकर क्या बना लिया, जल बना लिया। तो इसके गुण में परिवर्तन हो गया। तो जिसमें गुण में परिवर्तन हो जाता है उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो परिवर्तन दो तरह का होता है, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। अभी हम अभिक्रिया की बात करेंगे, रिएक्शन की बात करेंगे। रासायनिक परिवर्तन, अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है देखते हैं। जब कार्बन, लकड़ी जिसमें कार्बन होता है, कोयला में भी कार्बन होता है, पेट्रोल में भी कार्बन होता है, बहुत सी चीजों हमारे शरीर में भी कार्बन है। अगर हम लकड़ी को जलाते हैं हवा की उपस्थिति में, अगर हम लकड़ी को हवा की उपस्थिति में जलाते हैं तो लकड़ी जल करके क्या देती है, एक गैस के रूप में बाहर निकलती है। एक गैस के रूप में बाहर निकलती है। वह गैस क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। वह गैस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन आपस में विक्रिया करके क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। यह कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है, ये रासायनिक अभिक्रिया है। अब देखते हैं ये रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। तो जब दो पदार्थ आपस में मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब दो पदार्थ आपस में मिल करके एक नए पदार्थ बनाया, एक कार्बन एक अलग पदार्थ है, ऑक्सीजन एक अलग पदार्थ अलग है, और इसे क्या मिला, बन करके कार्बन डाइऑक्साइड मिला, यह एक अलग पदार्थ है। तो जब दो पदार्थ आपस में या एक ही पदार्थ टूट करके एक नए पदार्थ बनाते हैं, नया होना चाहिए, जिसमें दोनों का गुण इससे अलग होना चाहिए। जब तक अलग नहीं होता है रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी। तो रासायनिक अभिक्रिया का अर्थ क्या होता है, जब दो पदार्थ या एक पदार्थ आपस में मिल करके एक ही पदार्थ नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो वह रासायनिक अभिक्रिया होती है। वह क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। अभी रासायनिक अभिक्रिया, अभी हम अपने जीवन में क्या देखते हैं, बहुत से रासायनिक अभिक्रिया देखते रहते हैं। जैसे अगर आपके पास
चुनना हो तो, और चुनने में वह कैसा चूना होना चाहिए? कली चूना होना चाहिए। बाजार से जाइए और कली चूना लेकर के उसमें पानी हम डालते हैं। जैसे ही क्या डालेंगे? पानी। कली चूना में क्या डालेंगे? पानी डालेंगे। तो देखेंगे अगर उसमें जैसे ही पानी डालते हैं तो वह खौलने लगता है, और जिस बर्तन में उसे डालते हैं वह बर्तन गर्म हो जाता है। आप टच करके देखिएगा वो बर्तन गर्म हो जाएगा। तो क्या मिला हमें? एक भाखरा चूना मिला। एक क्या मिला? एक भाखरा चूना मिलता है। जब हम कली चूना में पानी डालते हैं तो क्या मिलता है? एक भाखरा चूना मिलता है। अब ये भी एक परिवर्तन है। हमें जो भाखरा चूना मिला ये भी एक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि इसका गुण और इसका गुण, इसके गुण में, तीनों के गुण में अंतर हो जाता है, तो इसका गुण चेंज हो जाता है। जो नया हमें गुण मिला, तो नया गुण जब मिलता है तो उस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? जब दो पदार्थ या एक ही पदार्थ टूट करके एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उस अभिक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो अभी हमने देखा कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है और कैसे होती है। वास्तव में रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए परमाणुओं को अलग होना पड़ता है, अणु से परमाणुओं को अलग होना पड़ता है। रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु ही भाग लेते हैं और अणु टूट करके अणु टूटते हैं किसमें? परमाणु में। अणु टूटते हैं किसमें टूटते हैं? परमाणु में। ये परमाणु में टूट जाते हैं और परमाणु ही भाग लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया में, अणु भाग नहीं लेते हैं। इस बात को ध्यान देना कि रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें अणु भाग नहीं लेते हैं। क्या भाग लेते हैं? परमाणु भाग लेते हैं। अब जो परमाणु भाग लेते हैं तो हम पढ़े, परमाणु जब भाग लेते हैं तो परमाणु न बनता है और न उसका नष्ट होता है। अनस्वरसता के नियम के अनुसार परमाणु क्या होता है? न बनता है और नहीं बिगड़ता है। इसका मतलब वह अक्षय होता है, जिसका क्षय नहीं होता है। सिर्फ क्या बनता है? एक रूप बदलता है। उसके रूप आपस में परमाणुओं को जुड़ने से एक नए जो पदार्थ बनते हैं उसको गुण बदल जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में मुख्य रूप से परमाणु भाग लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में क्या भाग लेते हैं? परमाणु भाग लेते हैं। आप अभी देखिए कि रासायनिक अभिक्रिया, अभी अगर कार्बन और ऑक्सीजन को लिया जाए और इसे एक एरो के द्वारा अलग करते हैं, एरो के द्वारा अलग करते हैं। एरो क्या शो करता है कि रासायनिक अभिक्रिया किस दिशा में, किस डायरेक्शन में हो रही है, ये शो करता है। ये CO2 बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना। ये शो कर रहा है कि कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिल जाएंगे ना तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बना। ये शो करता है। अब देखेंगे ये एरो इस अभिक्रिया को दो भागों में बांट दिया, एक लेफ्ट और एक राइट, एक बायां और एक दायां, एक बायां और एक दायां, दो भागों में बांट दिया। तो रासायनिक अभिक्रिया में ये दोनों भाग ले रहे थे और एक नए पदार्थ बन रहा था। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं, अभिक्रमक कहते हैं, अभिक्रमक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं वह क्या कहलाते हैं? अभिक्रमक। और जो नए पदार्थ बनते हैं उसे प्रतिफल बोलते हैं, उसे प्रतिफल बोलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थ को प्रतिफल बोलते हैं और भाग लेने वाले पदार्थ को अभिक्रमक बोलते हैं। इसको रिएक्टेंट और इसको प्रोडक्ट बोलते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसे अभिक्रमक, और जो नए पदार्थ का निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है, उसे प्रतिफल बोलते हैं। तो आपको क्लियर हो गया कि प्रतिफल क्या है और
अभिक्रमक क्या है, एक उदाहरण और देख लेते हैं उसका। अभी हाइड्रोजन गैस लेते हैं और एक क्लोरीन गैस लेते हैं, दोनों गैस है, उसे एक गैस जार में बंद कर देते हैं, गैस जार में बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद उसको सनलाइट, प्रकाश की उपस्थिति, प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं। तो देखते हैं क्या बना, एक अम्ल का निर्माण हो जाता है, एक अम्ल का निर्माण हो जाता है और एक कौन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। तो ये हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये दो पदार्थ, दो तत्व आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या हो गया, ये प्रतिफल हो गया, और ये दोनों क्या हो गया, अभिक्रमक हो गया। तो हम लोग क्लियर हो गया कि प्रतिफल क्या है और अभिक्रमक क्या है। अब देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसमें क्या क्या परिवर्तन होता है, कैसे जानेंगे कि किस पदार्थ के बीच रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो रासायनिक अभिक्रिया के बीच क्या क्या परिवर्तन होता है उसको हम देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसमें जो चेंजिंग होता है, क्या क्या परिवर्तन हो सकता है, कैसे जानेंगे कि इसके किसी भी पदार्थ के अंदर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो रासायनिक अभिक्रिया होती है तो सबसे पहले कुछ परिवर्तन होते हैं, जैसे ताप में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन और गैस में परिवर्तन, ये सब परिवर्तन होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन से परिवर्तन हो सकता है, देखेंगे। गैस में परिवर्तन, कोई पदार्थ गैस बन गया या गैस आपस में मिलकर द्रव बन गया। तो जब गैस में परिवर्तन हो जाए, गैस में निकलना, गैस भी अगर निकलता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में तो हम समझते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। गैस का निकलना, अवक्षेप का बढ़ना, अवक्षेप मतलब ठोस पदार्थ के रूप में नीचे जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में बैठ जाता है नीचे तो उसे हम अवक्षेप कहते हैं। रंग में परिवर्तन होता है, ताप में परिवर्तन होता है और अवस्था में परिवर्तन होता है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ये 5 तरह के परिवर्तन होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में 5 तरह के परिवर्तन होते हैं। एक गैस की उत्पत्ति, गैस की उत्पत्ति देखते हैं। अगर जिंक को ले लेते हैं और उसके साथ तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं, जिंक में अगर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को हम डालते हैं तो क्या बनता है, हमें ZnSO4 जिंक सल्फेट बनता है। जब जिंक में हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं और मिलाते हैं तो हमें क्या बनता है, जिंक सल्फेट बनता है और साथ में एक गैस बनती है, साथ में एक गैस बनती है। वह गैस कौन सी, हाइड्रोजन गैस बनती है। तो वह गैस कौन सी बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है। तो गैस की उत्पत्ति होती है रासायनिक अभिक्रिया में। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होती है, गैस की उत्पत्ति। अब देखेंगे अवक्षेप का बनना, अवक्षेप का बना, अवक्षेप अभी बताया कि अवक्षेप क्या होती है। जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो प्रोडक्ट में, प्रतिफल में एक ठोस रंग, ठोस कलर, ठोस के रूप में जब नीचे कोई पदार्थ बैठ जाता है, अघुलनशील रूप में नीचे कोई पदार्थ बैठ जाता है, उसे हम अवक्षेप कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, अवक्षेप। एक उदाहरण के रूप में इसको हम समझते हैं, अवक्षेप का बनना। अगर सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड NaCl के साथ AgNO3 को मिला देते हैं, सोडियम क्लोराइड NaCl के साथ AgNO3 को हम मिला देते हैं तो हमें अवक्षेप के रूप में क्या मिलेगा, अवक्षेप के रूप में मिलेगा AgCl मिलेगा,
Cl सिल्वर क्लोराइड मिलेगा अपक्षेप के रूप में। और अपक्षेप को हम इस एरो से दिखाते हैं, नीचे की ओर, नीचे की ओर एक एरो बनाते हैं अपक्षेप के रूप में। एरो मतलब नीचे बैठ रहा है। अगर ऊपर एरो बना दिए इसका मतलब गैस बनता है। ऊपर एरो बनता है उसका मतलब ऊपर जो डायरेक्शन होती है वो गैस का होती है। अगर नीचे डायरेक्शन है इसका मतलब क्या है, अपक्षेप के रूप में क्या बना, AgCl बना। साथ में क्या बनेगा, NaNO3 भी बनेगा, NaNO3 बनेगा। AgCl के साथ मिलेगा और सोडियम किसके साथ मिलेगा, NO3 के साथ मिलेगा। तो अपक्षेप के रूप में क्या मिला, AgCl सिल्वर क्लोराइड मिला अपक्षेप के रूप में। थर्ड है रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन, ये रंग में परिवर्तन कैसे होता है। अगर हम लोहे की कुछ कांटी ले, लोहे की कुछ कांटी ले और उसे कॉपर सल्फेट के विलयन में मिला दें, कॉपर सल्फेट के विलयन में मिला दें, तो कॉपर सल्फेट का विलयन का रंग कैसा होता है, नीला होता है। कॉपर सल्फेट के विलयन में मिला दें, कुछ कांटी को लेकर के कॉपर सल्फेट को विलयन में मिला दें तो हमें क्या मिलेगा, फेरस सल्फेट और कॉपर मिलेगा। फेरस सल्फेट और कॉपर मिलेगा। अगर हम इस तरह एक कांटी ले लें और कांटी को इसमें, ये कांटी को Fe, इसमें क्या है, CuSO4 है। और वह जो कुछ समय बाद क्या देखेंगे कि इस कांटी पर एक कण के रूप में जमा हो जाता है, जिसे है वह कॉपर है। वह कॉपर के रूप जमा हो गया और क्या बनाया, यह फेरस सल्फेट बनाया। तो फेरस सल्फेट का कलर हल्का हरा होता है। यह कैसा होता है, हरा, पूर्ण रूप से हरा नहीं होता है, हल्का हरा होता है। तो रंग में परिवर्तन हो गया, इधर नीला था इधर हरा हो गया। तो इस तरह रंग में परिवर्तन होता है। क्या होता है, रंग में परिवर्तन। अब ताप में भी परिवर्तन को देखते हैं। ताप में परिवर्तन अभी हमने बताया कि अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड लेते हैं, CaO लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड लेते हैं और उस पर क्या, चूना, कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, चूना। इस पर हम जल डालते हैं। क्या डालते हैं, जल डालते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड में हम क्या मिलाएंगे, जल मिलाएंगे। जैसे ही आप जल मिलाएंगे तो देखेंगे तो वह क्या बन गया, वह जो है गर्म होना शुरू कर दिया, वह गर्म होना शुरू कर दिया और काली चूना बना लेगा। कौन सा चूना बनाएगा, काली चूना। साथ में हीट निकलेगा, हीट, ताप निकलेगा। साथ में क्या निकलेगा, ताप निकलेगा। कली चूना बनाएगा, ताप निकलेगा, साथ में ताप निकलेगा, कली चूना बनाएगा। तो इसका मतलब ताप में भी परिवर्तन हो गया। अब ये अवस्था में भी परिवर्तन होता है। अवस्था में परिवर्तन होता है, उसे भी देख लेते हैं। अवस्था में परिवर्तन कैसे होता है, अगर हम हाइड्रोजन गैस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, दोनों को मिला देते हैं, दोनों को मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, जल मिलता है। क्या हुआ, जल मिलता है। तो ये अवस्था में, क्यों, ये गैस है, इधर गैस है और क्या बना, जल, द्रव बन गया। दो गैस मिलकर के क्या बना, जल मिलता है। तो इस तरह जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो रासायनिक परिवर्तन में 5 तरह का बदलाव हमको देखने के मिलता है। कौन कौन बदलाव देखने की मिलता है, एक बार फिर से देख लेते हैं। ताप में परिवर्तन देखने को मिलेगा, अवस्था में परिवर्तन देखने को मिलेगा, गैस का निकलना देखने को मिलेगा,
और रंग में परिवर्तन देखने को मिलेगा। इस तरह परिवर्तन देखने को मिलता है जब रासायनिक अभिक्रिया होती है पदार्थों के बीच। तो रासायनिक अभिक्रिया जब होती है पदार्थों के बीच तो वह संतुलित होती है या असंतुलित होती है। अब इसके बारे में हम लोग देखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित और असंतुलित के बांट करके हम लोग अध्ययन करेंगे। रासायनिक समीकरण। अब बात उठती है कि रासायनिक समीकरण क्या होती है। रासायनिक समीकरण, अभी हम एक उदाहरण देखते हैं। अगर हाइड्रोजन और क्लोरीन को आपस में मिला दें तो क्या बनता है? हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। जब हाइड्रोजन और क्लोरीन को आपस में मिला देते हैं तो क्या बनता है? हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। अब इस पर विचार करते हैं। हाइड्रोजन और क्लोरीन बना क्या? हाइड्रोजन क्लोराइड बना। अब इसे जो लिखने का जो प्रक्रिया है यह बहुत लंबी है। यह बहुत लंबी प्रक्रिया लग रही है, बहुत लंबी। तो छोटा हमने वर्ड लिया था, लेकिन अगर बड़ा वर्ड लिया जाए में तो और भी वह जगह को छेकता है। तो इतनी लंबी प्रोसेस को न कर करके हम क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन को शॉर्ट में उसके संकेत में H2 और क्लोरीन को Cl2 लिख देते हैं। बनेगा क्या? HCl बनेगा क्या? HCl बनेगा। तो इसमें हमने लिख दिया, उसके शॉर्ट फॉर्म में, संक्षिप्त रूप में लिख दिया, उसके संकेत में लिख दिया। तो जब हम रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को उसके संकेतों या सूत्रों के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं, जब हम रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को उसके सूत्र के अनुसार, सूत्र के द्वारा या संकेत के द्वारा जब दिखाते हैं तो उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया कि रासायनिक समीकरण क्या है। इसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो रासायनिक समीकरण दो तरह को हमको लिखते हैं, एक संतुलित लिखते हैं और एक असंतुलित लिखते हैं। इसे भी हम लोग देख लेते हैं। संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण अब देखते हैं। अभी एग्जांपल लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगर दोनों को मिला दे तो क्या बनता है? जल बनता है। क्या बनता है? जल बनता है। और इसमें देखा जाए आप इसमें देख कि जो अभिक्रमक है और एक प्रतिफल है, दोनों साइड कितने कितने परमाणु हैं। इधर हाइड्रोजन कितना हो गया? इधर हाइड्रोजन 4 हो गया, 2 2 4। इधर ऑक्सीजन कितना हो गया? 2 है। अब हम राइट साइड की बात करें तो उधर हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 2 4। और उधर ऑक्सीजन कितना हो गया? ऑक्सीजन कितना हो गया? 2। इसका मतलब दोनों साइड, चाहे लेफ्ट हैंड साइड की बात करें या राइट हैंड साइड की बात करें, बायां पक्ष की बात करें या दायां पक्ष की बात करें, दोनों साइड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बराबर है। तो जब अभिक्रमक और प्रतिफल के दोनों ओर परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, अभिक्रमक और प्रतिफल दोनों साइड के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, उसे हम संतुलित समीकरण कहते हैं।
उसे हम संतुलित समीकरण कहते हैं। अब इसी को थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं, परिवर्तन करते हैं। अगर हम इसको इस तरह हम लिखते हैं, अब इसे देखा जाए, अब ये क्या हो गया, इधर हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन इधर 2, इस साइड भी 2, बायां पक्ष भी 2 और दायां पक्ष कितना है, हाइड्रोजन कितना है, इधर तो 2 है लेकिन ऑक्सीजन कितना है, 1 है। इसका मतलब ये अभिक्रमक के साइड और प्रतिफल के साइड परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है। तो जब अभिक्रमक और प्रतिफल दोनों ओर परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है तो उसे असंतुलित समीकरण कहेंगे। उसमें क्या लगाएंगे, असंतुलित समीकरण कहेंगे, उसे असंतुलित। तो अब जो है आपको समझ में आ गया होगा कि संतुलित समीकरण किसे कहते हैं और असंतुलित समीकरण किसे कहते हैं। अब हम अगर कोई समीकरण असंतुलित हो तो उसको हम संतुलित कैसे करेंगे। अगर कोई समीकरण असंतुलित हो तो उसे हम संतुलित कैसे करेंगे, देखते हैं। इस समीकरण को देखते हैं, Mg प्लस HCl, Mg प्लस HCl, MgCl2 प्लस H2, MgCl2 प्लस H2। अब इस समीकरण को देखते हैं कि क्या यह दिया गया समीकरण संतुलित है कि नहीं। अगर नहीं है तो इसे हम कैसे संतुलित करें, इसे देखते हैं। इसमें देखा जाए तो कौन कौन से तत्व है। सबसे पहले हम तत्व को लेंगे, सबसे पहले तत्व को लेंगे। इसमें तत्व है Mg, मैग्नीशियम और हाइड्रोजन और क्लोरीन। इसमें 3 तरह के तत्व हैं। कौन कौन है, Mg है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन। इसमें 3 तरह के तत्व हैं। उधर भी 3 तरह के तत्व होना चाहिए। अब देखते हैं, उधर MgCl और हाइड्रोजन, ये भी उस साइड भी 3 तरह के हैं। तो दोनों तरफ है, सेम है, क्योंकि इसमें तत्व जो है सिर्फ भाग लेते हैं, उसके रूप में परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड जो तत्व होगा वही हमें राइट हैंड साइड भी मिलेगा, जो दायां पक्ष होगा वही हमें बायां पक्ष मिलेगा। अब है कि दायां पक्ष में इसमें कितने Mg का कितने परमाणु है, इसमें Mg का कुछ भी नहीं है तो 1 परमाणु है। इधर हाइड्रोजन का कितना परमाणु है, इधर भी 1। क्लोरीन का कितना है, 1। तीनों 1-1 हैं। अब राइट हैंड साइड की ओर बात कर लेते हैं। इधर कितना है Mg, इधर Mg है 1, कुछ भी नहीं 1। क्लोरीन कितना है, 2 है और हाइड्रोजन 2 है। अब देखते हैं, Mg तो दोनों साइड बराबर है, मैग्नीशियम तो दोनों साइड बराबर है और हाइड्रोजन इधर 1 है तो उधर उस साइड 2 है। इधर क्लोरीन इधर 1 है तो उधर 2 है। इसका मतलब दोनों साइड परमाणु की संख्या बराबर नहीं है। तो अब क्या हो गया, यह संतुलित समीकरण नहीं है, यह असंतुलित समीकरण है। तो उसे हम कैसे बनाएंगे, बहुत आसान विधि से, अनुमान विधि से बनाएंगे, हीट एंड ट्रायल मेथड से। उसे क्या, किस मेथड से बनाएंगे, अनुमान करके, गेस करके बनाएंगे। उस मेथड को क्या बोलते हैं, हीट एंड ट्रायल। तो देखते हैं इस बनाने का बहुत आसान तरीका। सबसे पहले जो हमने लिखा, जितने भी तत्व भाग ले रहे हैं उसका नाम हम संकेत में शॉर्ट में लिख देंगे। जैसे इसमें MgHCl, ये 3 तत्व भाग ले रहे हैं, तीनों को लिख दें संकेत में। और इसमें देखेंगे LHS बाएं तरफ कितना है, तो बाएं तरफ Mg कितना 1 है,
इधर हाइड्रोजन कितना है, एक है, क्लोरीन भी एक है। दाएं तरफ कितना है, ये भी एक, Mg भी एक है, क्लोरीन भी एक है और हाइड्रोजन भी, Mg भी एक है, क्लोरीन 2 है और हाइड्रोजन 2 है। आप देखते हैं बहुत आसान, पहले दोनों साइड Mg तो बराबर है, उसे हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ इसमें है, इसमें बराबर नहीं है, इसमें है बराबर नहीं है, इसमें 2 है तो इसमें 1 है। अब इसमें हम अगर 2 से गुना कर देते हैं, 2 से गुना कर देते हैं और तो एक H कितना हो गया 2, 2 इस साइड हमें नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यह क्या दिखाता है, परमाणु दिखाता है, हमें अणु के साइड लिखना है। तो अणु के साइड लिखने के लिए क्या करेंगे, 2 करेंगे, ये अणु के साइड लिखेंगे। जब भी ध्यान देना है कि हमें किस साइड लिखना है, नीचे की ओर नहीं लिखना है, ऊपर लिखना है अणु के जगह पर। तो अणु की जगह पर कितना लिखे, 2। आप देखते हैं इधर भी 2, उधर भी 2। चलिए हाइड्रोजन क्लियर हो गया। अब क्लोरीन देखते हैं। क्लोरीन जैसे ही अणु के साइड हमने 2 लिखा तो क्लोरीन को भी 2 मिल गया। जैसे ही हाइड्रोजन को देने के लिए हमने बराबर किया दोनों को, तब क्लोरीन भी ऑटोमेटिक बराबर हो गया, उससे भी हम 2 मिल गया। इसका मतलब यह समीकरण जो बना, अब यह संतुलित समीकरण बना। क्या बना, संतुलित समीकरण। एक एग्जांपल के द्वारा और देखते हैं। अब इसे देखते हैं KClO3। अब इसे क्या करते हैं, KCl2 प्लस O2। अब इसे हम देखते हैं KClO3 इधर KCl प्लस O2। अब इसे हम ये पहले देख लेते हैं कि संतुलित है कि नहीं, पहले हम उसको जांच करेंगे ये संतुलित है कि नहीं। इधर देखते हैं कौन कौन से तत्व है। इधर पोटासियम है, क्लोरीन है और ऑक्सीजन है, 3 तत्व है। इधर कितने तत्व है, 3 तत्व। उधर भी 3 होना चाहिए। चलिए अब पोटासियम कितना है, 1 है। क्लोरीन कितना है, 1 है। ऑक्सीजन कितना है, 3 है। उस साइड देख लेते हैं। उधर पोटासियम कितना है, 1 है। क्लोरीन 1 है। ऑक्सीजन 2 है। देखने से पता चल रहा है कि ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन दोनों साइड बराबर नहीं है। तो कैसे करेंगे, इसके साइड हम 3 है, इसमें 2 है, बराबर कैसे होगा। अब इसको देखते हैं। सबसे पहले ये दोनों तो बराबर है, उसके साथ हमें कुछ नहीं करना है, इसके साथ हमें कुछ नहीं करना है। इसके साथ क्या करना है, अब ये दोनों साइड बराबर नहीं है तो बराबर कैसे करें। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इधर 3 है, इधर 2 है। अब समस्या होती है दोनों साइड बराबर होना चाहिए, तो कब होगा, 3 को 2 में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं और 2 को 3 में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। एक काम करते हैं, इस अगर जो है 3 को 2 से गुना कर देते हैं और 2 को 3 से गुना कर देते हैं, तब बराबर हो जाएगा। इसमें भी 6, इसमें भी 6। तो इसमें हमने क्या किया, 3 को अगर 2 से गुना करते हैं, 3 में 2 से, तो इसके साथ तो अकेले हमने लगा नहीं सकते। जब भी लगाएंगे तो अणु के रूप में क्या लिखेंगे, 2। अणु के रूप में क्या लिखेंगे, 2। इसके साइड भी हमने क्या लगाया, 3 लगाया। या तो अकेला है, इसके साथ हम 3 लगा सकते हैं, 3 लगा दिए। अब देखते हैं कि बराबर संतुलित हुआ कि नहीं। अब इधर देखते हैं, इधर पहले था 1, अब कितना हो गया, 2 से गुना किए थे 2 हो गया। क्लोरीन कितना था पहले, 1, अब कितना हो गया, 2। अब ऑक्सीजन कितना है, 3 इधर
2 इधर 3 दूनी 6, तो 6 हो गया। अब इधर के लिए जो है के कितना है, 1 है, पोटेशियम 1 है। अब हमें क्या लाना है, इसको भी 2 करना है। इधर जो है बाएं पक्ष 2 है तो इधर भी 2 करना है, तो इसमें भी 2 से गुना कर दिए, 2 से गुना कर देते हैं। तो ये जैसे ही 2 से गुना करते हैं तो पोटेशियम 2 होता है, तो क्लोरीन भी साथ साथ ये भी 2 हो जाती है। इसका मतलब पोटेशियम दोनों साइड बराबर, क्लोरीन दोनों साइड बराबर और ऑक्सीजन दोनों साइड बराबर, तो यह समीकरण संतुलित समीकरण हो गया। तो आज की क्लास में हमने देखा कि रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया को जो 2 भागों में बांटते हैं, अभिक्रमक के रूप में और प्रतिफल के रूप में, उसको देखा। रासायनिक अभिक्रिया में कौन जो चेंजिंग होती है उसमें क्या क्या चेंजिंग होती है, परिवर्तन क्या क्या होती है, ये सब को देखा। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं। तो अगले क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के साथ।